अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस क्वेश्चन में कहते हैं ऑन ड्राई कंक्रीट अ कार कैन डीसिलरेट एट अ रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेयर एज ऑन वेट कंक्रीट इट कैन डिसिलरेट एट ओनली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंपेयर द डिस्टेंस नेसेसरीली टू स्टॉप द कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर। और ए ऑप्शन उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए पार्ट में उन्होंने कहा है ऑन ड्राई कंक्रीट एंड ऑन वेट कंक्रीट। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दो डिफरेंट सिचुएशन में कि जब ड्राई कंक्रीट पे एक्सेलरेशन आपको गिवन है तो वहां पर कितना डिस्टेंस कवर होगा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज गिवन है, और इसी तरह से जब वेट कंक्रीट के ऊपर ये बॉडी मूव कर रही होगी तो उस टाइम पे आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखें इसमें हमें जो डेटा गिवन है उस डेटा को अगर हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि मेन काम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व पढ़ने के बाद यही होता है कि अगर आप उसका डेटा सही तरीके से ऑब्जर्व कर लें। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन जो है ड्राई कंक्रीट के लिए वो गिवन है कितना, -7, क्योंकि डीसिलरेट का वर्ड यूज किया हुआ है तो माइनस के साथ आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि जो एक्सेलरेशन है वेट कंक्रीट पे जिसे हम डीसिलरेशन कह रहे हैं वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के एक्सेलरेशन गिवन है। अब देखिए इससे आपको ये पता चल गया कि डीसिलरेशन अगर हो रही है तो स्पीड आपके पास कम हो रही है और स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। जबकि जो इनिशियल स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसे मैं लिख देता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कहा जाता है कि दोनों केसेस के अंदर आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले एस ड्राई के लिए और उसके बाद फिर एस वेट के लिए इसे कैलकुलेट करूंगा। तो अब जो डेटा हमें गिवन है उस डेटा को देखते हुए मुझे इसमें ये समझ आता है कि अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस पे अप्लाई करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हम इक्वेशन लगा देते हैं, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम किस तरह से पुट करेंगे, क्योंकि ये किस केस के लिए, फॉर ड्राई कॉन्क्रीट, ड्राई कॉन्क्रीट। तो ड्राई कॉन्क्रीट के लिए जब हम ऐसे यूज करेंगे तो ड्राई वाला एक्सेलरेशन यूज करना है। तो देखें वैल्यूज पुट करते हैं, ए की जगह आ जाएगा -7, एस आपने फाइंड आउट करना है, इस एस को मैं लिख देता हूँ फॉर ड्राई, वी एफ 0 है, वी आई की वैल्यू दोनों केसेस में 30 है, इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 14 और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा माइनस का 900। ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपके पास जो एस ड्राई किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस से हो गया कैंसिल, तो 900 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ जाएगा आंसर, 64.2। 64.2। बिल्कुल ठीक है, 64.2 मीटर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट में अब यही काम आपने करना है, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट अब क्या हो गई है, चेंज हो गई है, फॉर वेट कंक्रीट, वेट कंक्रीट। तो अगेन सेम सॉल्यूशन आपके पास इसके अंदर भी यूज होगा और उसे हम लिख सकते हैं इसी तरह, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है -5, एस आपने फाइंड आउट करना है फॉर वेट, वी एफ 0 है, वी आई आपके पास है 30 का स्क्वायर, 2 5 10 हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि 900 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 मीटर। तो अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस है वेट कंक्रीट के लिए वो डिस्टेंस ड्राई के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि ड्राई में फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एज कंपेयर टू वेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड करस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। अभी आपको मैंने जब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि कभी कभार वो आपको कंडीशन देके एंगल पूछ लेता है और कभी कभार वो आपको
कंडीशन प्रूफ करने के लिए दे देता है। अब यहां पर उन्होंने आपसे इस कंडीशन के अगेंस्ट एंगल पूछ लिया है कि ये एंगल इस कंडीशन पर कौन सा एंगल होगा जिसमें मैक्सिमम हाइट और रेंज आपकी क्या हो, इक्वल हो। तो मैं यहां पर कंडीशन लिख देता हूं, गिवन आपके पास जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन, और वो गिवन कंडीशन है कि रेंज और हाइट आपस में क्या है, इक्वल है, h इज इक्वल्स टू r। ये हमने क्या करना है, इस पर थीटा फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो अब इस चीज को अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि लेट से मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं कहता हूं कि जो आपके पास हाइट है और रेंज है वो इक्वल है। लेट से अगर आपके पास जो हाइट है वो 10 मीटर है, और जो सॉरी रेंज आपके पास 10 मीटर है और हाइट भी कितनी है, 10 मीटर, तो ये बताओ किस एंगल से उसे प्रोजेक्ट किया होगा कि आपकी हाइट और रेंज क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये चीज हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो यहां पर इसी तरह से करते हैं कि h की जगह पर h का फार्मूला, जो कि इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और रेंज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए वी आई स्क्वायर से कैंसिल, ये g इस g से कैंसिल, साइन कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वहां साइन स्क्वायर है और ये साइन 2 है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, और क्या मैं साइन 2 थीटा को इस तरह लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फार्मूला होता है। तो हम जब डेरिवेशन करते हैं तो हम इस डेरिवेशन को इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, वापस इसको यूज करना है। तो मैं यार लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने साइन 2 थीटा को रिप्लेस किया या उसकी जगह पुट कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो नाउ अब मेरे पास ये जो साइन स्क्वायर है ये अब कैंसिल हो सकता है किससे, साइन से, क्योंकि अब ये दोनों जगह साइन थीटा हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब मैं ये करता हूँ, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये जो कॉस थीटा आपको नजर आ रहा है इसको दूसरी तरफ लेकर साइन के नीचे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और साइन, अच्छा साइन ओवर कॉस बराबर होता है टेन थीटा के। tan theta तो ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4, और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4, और टेन इनवर्स 4 बराबर होता है 76 डिग्री के। yes ये आपके पास आंसर है 76 डिग्री। अब देखें, ये तो एक कंडीशन थी, इस जैसी बहुत सारी कंडीशन पेपर में आ सकती है। जैसे मैं कहता हूं, जैसे पहले आपके पास कंडीशन थी कि जो आपके पास रेंज है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है, तो आपने फाइंड आउट करना है इस केस में थीटा क्या होगा। इसी तरह वो आपको ये कह सकता है कि जो हाइट है वो हाफ ऑफ द रेंज के बराबर है, तो बताएं कितना थीटा होगा। इसी तरह वो आपसे कह सकता है कि जो हाइट है वो 4 टाइम्स ऑफ रेंज के बराबर है, तो बताएं थीटा कितना होगा। इस तरह से डिफरेंट कंडीशन आ सकती हैं, लेकिन हर कंडीशन पे आपको सोल्यूशन एक ही करना है जो आपको कंडीशन गिवन होगी। जैसे अब मैंने h इज इक्वल्स टू 4r की बात की, अब h इज इक्वल्स टू 4r में आपने क्या करना है, h की जगह पे h का फार्मूला, r की जगह पे r का फार्मूला, 4 साथ साथ चलाते जाए, एंड में जाके सोल्यूशन करें, और जो भी आपके पास बचता है उसका टेन इनवर्स निकालना, आपके पास एंगल आ जाएगा। तो ये कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, लेकिन सोल्यूशन आपने याद रखना है कि सोल्यूशन इसका एक ही है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं अ जेट प्लेन कम्स इन फॉर अ लैंडिंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल स्पीड। हम यहाँ पर इसका डेटा लिखते जाते हैं तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। तो जो इनिशियल स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आगे कहते हैं इट्स एक्सेलरेशन कैन हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कहते हैं एज इट कम्स टू रेस्ट। अच्छा, अब कम्स टू रेस्ट का मतलब अगर स्पीड 100 से 0 पे जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, डीसेलरेशन। ठीक है, इस तरह से हमें एक्सेलरेशन के साइन का पता चल जाता है। और कम्स टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गई, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, फिर आगे कहते हैं फ्रॉम द इंस्टेंट द प्लेन टचेस द रनवे व्हाट इज द मिनिमम टाइम ट्रेवल इन
नीडेड बिफोर इट कम टू रेस्ट। तो आपने फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आपने टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम टू स्टॉप द प्लेन। और सेकेंड पार्ट में कहते हैं कैन दिस प्लेन लैंड ऑन अ स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड एयरपोर्ट वेयर द रनवे इज 0.8 किलोमीटर लॉन्ग। तो वो आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि उनको कंफर्म नहीं है कि वो रनवे 0.8 किलोमीटर है या नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उस रनवे का, और ये बताना है कि वो रनवे 0.8 किलोमीटर यानी 800 मीटर है या नहीं। अब देखें, अगर हमारा डिस्टेंस 8 किलोमीटर के अंदर अंदर आया तो हम कह देंगे कि रनवे जो है वो 0.8 किलोमीटर है। लेकिन अगर हमारा डिस्टेंस 0.8 से ज्यादा है, इसका मतलब रनवे 0.8 किलोमीटर का नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। दो पार्ट इसके हो गए, एक टाइम के लिए और एक आपका डिस्टेंस के लिए। ठीक है, Yes. तो चलें सॉल्यूशन। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें हमने क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो जो हमें गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो मैं इस इक्वेशन को देखते हुए यूज कर सकता हूं कि सारी चीजें मुझे गिवन है, मैं यहां से टाइम निकाल लूंगा। तो मैं फाइनल वेलोसिटी की पुट कर देता हूँ 0, इनिशियल वेलोसिटी है 100, एक्सेलरेशन है -5 और ये हो गया टी। -5t दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5t, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 100। तो जो t है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से आपके पास टाइम 20. कितना आ गया, 20 सेकेंड। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा उसको रुकने में। अब सेकेंड पार्ट में अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू अवर गिवन डेटा हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मेरे पास ये टाइम ना होता ना, जो कि मैंने अब निकाल लिया, तो फिर मैं ये इक्वेशन नहीं लगा सकता था। फिर मुझे क्या लगानी पड़ती, थर्ड इक्वेशन, और आंसर सेम आएगा उससे। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप थर्ड इक्वेशन भी लगाएंगे तो उससे आंसर सेम आएगा। लेकिन क्योंकि हमें उसने टाइम दे दिया रुकने का, तो अब हम इस टाइम पे देखेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो यही करते हैं कि एस की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी है 100, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया 20, हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास है -5, और टाइम आपके पास कितना है 20, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। अगर हम 100 को 20 से मल्टीप्लाई करें 2000 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब यहां पर आपके पास आ जाएगा -5 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2.5, और 20 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2000 माइनस 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1000। 2000 माइनस 1000, तो आंसर क्या आ गया, 1000 मीटर। और इस 1000 मीटर को मैं 1 किलोमीटर भी लिख सकता हूं, जबकि हमें जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि वो रनवे क्या 0.8 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द रनवे इज 0.8 किलोमीटर लॉन्ग, सो जेट प्लेन कैन नॉट लैंड। अगर रनवे 0.8 किलोमीटर का हुआ तो वो लैंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको लैंड करने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, 1 किलोमीटर का। 1 ठीक है, kilometer. क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 21.8 मीटर पर सेकेंड। डेटा लिखते हैं इसका। तो हमें उन्होंने गिवन क्या क्या है, हमें इनिशियल स्पीड गिवन है और वो है 21.8 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। तो एंगल है 35 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। डिटरमाइन हमने क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टोटल टाइम आपको बताना है क्या होगा। बी द पीक हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट। एंड सी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अपनी डेरिवेशन के अंदर सॉल्व किया हुआ है, हाइट हमने कैलकुलेट की हुई है, रेंज हमने कैलकुलेट की हुई है। तो इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो टाइम के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, टी इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन थीटा ओवर जी। तो यहाँ पे पास आ जाएगा T2, वी आई की जगह आ जाएगा 21.8 स्क्वायर साइन थीटा की जगह आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक हो गया।
तो यहाँ से आपने क्या करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है। ये कैलकुलेट करके बता दें क्या आएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये टाइम में स्क्वायर नहीं होता, वो हाइट में होता है। ये फिर अगर आप वैसे सॉल्व करते तो आंसर गलत आ जाता। अच्छा हुआ अभी हमने देख लिया इसको। 2.5 या 2.6 जी, 2.55 2.55 5 2.55 सेकेंड, ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है हाइट बताएं क्या होगी। तो अब हाइट का हमें जो फार्मूला गिवन है वो है VI² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। तो बहुत सिंपल है, अगेन वही करेंगे। VI की जगह पर आपने पुट करना है 21.8 स्क्वायर। साइन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि आप पहले एंगल को कैलकुलेट करें और जो आंसर है उसका स्क्वायर करें, डिवाइडेड बाय 2G की जगह आ जाएगा 9.8। तो आपने इस कैलकुलेशन में सबसे पहले साइन 35 का स्क्वायर ले लेना, या फिर कैलकुलेटर में डायरेक्टली सारी चीजें पुट कर दें तो आंसर खुद ही वो आपको दे देता है। यस इतने एडवांस कैलकुलेटर है तो। 7.98 7.98, बिल्कुल सही है। 7.98 मीटर, ये इसका क्या हो गया, हाइट। और तीसरी चीज हमने इसकी जो कैलकुलेट करनी है वो है इसकी रेंज। तो रेंज का फार्मूला भी हमें इसी तरह से गिवन है। तो हम यहाँ पे सी पार्ट में इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज इज इक्वल्स टू VI² साइन 2 थीटा ओवर G। तो R इज इक्वल्स टू VI की जगह आ जाएगा 21.8 स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा, 2 को थीटा से 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन 70। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 9.8। चलें, तो यहाँ से आप रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। 45.6 45.6 बिल्कुल सही है। ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा 45.6। ये आ गई आपके पास रेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45.2 मीटर हाई क्लिफ एंड लैंड्स अ डिस्टेंस ऑफ 17.6 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। अच्छा, अभी इसकी हम जरा डायग्राम बना लेते हैं, इससे समझना ये आसान हो जाएगा। तो अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो लॉन्च हो रहा है एक हाइट से। तो इसका मतलब ये बात पता चल गई कि जो मोशन है वो वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो ये आपके पास उन्होंने हाइट आपको दे दी है, और वो हाइट है 45.2 मीटर। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इस पॉइंट से अगर ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च होगा तो इसका मतलब जो आपको इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अंदर होगी, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी होगी VI, और फिर ये प्रोजेक्टाइल जो होगा वो इस तरह से लैंड करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि आपको हाइट दे दी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दे दिया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, जैसे h दिया ना आपको वर्टिकल डिस्टेंस, उसी तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गिवन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये तो आपके पास है h, जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम रेंज कहते हैं वो इन्होंने आपको दी हुई है 17.6 मीटर। 17.6 मीटर। आगे कहते हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्च वेलोसिटी। आपने इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। किस वेलोसिटी से इसको लॉन्च किया होगा ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलें इसको सोल्यूशन करते हैं। डेटा आपके पास गिवन है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले अगर हम इसके अंदर इक्वेशन अप्लाई करें वर्टिकल एक्सेस के लिए, तो सेकंड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं VIT प्लस हाफ AT²। अब इस केस में हमारे पास कौन सी चीज क्या है, तो S की जगह मैं लिखूंगा Y। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली VIY है, और VIY क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होता है, ठीक है। इसी तरह इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है अपने फार्मूले में। तो S की जगह आ जाएगा Y, VI की जगह आ जाएगा VIYT प्लस हाफ A की जगह G, और ये आपके पास हो गया T²।
तो अब देखें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की जगह आपने लिख देना है 45.2, वी आई वाई को जीरो करेंगे तो जीरो से ये सारी चीज जीरो हो जाएगी, फिर हाफ जी की जगह आ जाएगा 9.8, और यहां से आपने क्या कर लेना है, टी स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेना है, यानी टी फाइंड आउट कर लेना है। तो आप देखिए हमारे पास आ जाएगा 45.2, 9.8 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4.9, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। 4.9 45.2 से जब डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9.22 9.2। जी 2 चलें अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेके बताएं क्या आंसर आएगा, 3 के करीब आ जाएगा। जी 3.03 03 सेकेंड, बिल्कुल सही है। तो आप देखें ये अभी तो हमने टाइम निकाल लिया कि इस पूरी जो प्रोजेक्टाइल है उसके अंदर कितना टाइम जो है वो इसको लगेगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, यानी कि अब अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी के लिए मुझे क्या रहा था, टाइम रिक्वायर्ड था, तो मैंने वो टाइम क्या कर लिया, पहले फाइंड आउट कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नॉन एक्सेलरेटेड होता है, तो मैं वहां पर नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन लगाऊंगा जिसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो फार्मूला आपके पास एक ही है, एस इज इक्वल्स टू वी टी, बाकी तीनों इक्वेशन एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ यस पे अगर एस इज इक्वल्स टू वी टी की जगह मैं वैल्यूज अपनी सब्सटीट्यूट करूं तो एस यहाँ पर है एक्स के बराबर जो कि रेंज है, वी है यहाँ पर वी आई एक्स, और टी आपको कैलकुलेट हो गया है जो कि है 3 सेकेंड। तो अब मैंने वी आई एक्स अगर फाइंड आउट करना है उसे आइसोलेट कर लें, तो फार्मूला आपके पास बन जाएगा एक्स ओवर टी, तो ये आपके पास हो जाएगा वी आई एक्स, एक्स की जगह पे आपने पुट कर देना है 17.6 डिवाइडेड बाय टी की जगह आपने पुट कर देना है 3.03, तो यहां से आप वी आई एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। 5.8 या 5.8, 5.8 ठीक हो गया, 5.8 मीटर पर सेकंड ये इसका आंसर है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी लॉन्च करते वक्त वो इतनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं टू इक्वल मास कार्ट्स रोल्स टूवर्ड्स ईच अदर ऑन अ लेवल लो फ्रिक्शन ट्रैक, one cart rolls toward rightward at 2 meter per second and the other cart rolls leftward at 1 meter per second. After the carts collide, they couple and roll together ignoring resistive force. Find their combined speed. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला डेरिवेशन में कैलकुलेट करना सिखाया था। यहाँ पर हमने सिंपल ये समझना है कि दो आपके पास बॉडीज हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। लेट से मेरे पास ये दो बॉडीज हैं, दो कार्ट्स जिन्हें हम कह रहे हैं, और दोनों जो है वो मूव कर रही हैं ऑपोजिट एक दूसरे की तरफ। लेट से ये हमारे पास सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में उन्होंने आपको कहा हुआ है कि मैसेज जो है वो दोनों के सेम है। उन्होंने कहा टू इक्वल मैसेज, तो M1 M के बराबर है और M2 भी M के बराबर है, ठीक है। उसके बाद यस कहते हैं एक मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो लेट से मैं ये कह देता हूं कि M1 जो कि उन्होंने कहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इसे लिख देते हैं V1, 2 मीटर पर सेकंड, जबकि जो M2 है वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये दोनों आपस में करते हैं कोलाइड। अब आप देखें कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वो क्या करेगा, वो दूसरी वाली बॉडी को मूव करके आगे ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद ये दोनों एक साथ मूव करने लगेंगे, और मूव करते हुए इनकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी जो कि बड़ी वेलोसिटी, जो आपके पास बॉडी है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी वो डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये है M1 और ये है M2। अब जब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे तो ये कॉमन वेलोसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि कॉमन वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोलिजन का जो केस था उससे हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया हुआ है। अगर आपको नहीं भी फार्मूला याद है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर वो फार्मूला आपको याद है वो अप्लाई कर दें,
और क्योंकि वो फार्मूला आपको याद नहीं तो इसलिए आप क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दें, तब भी आपके पास आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से तो मैंने उस फार्मूले को ड्राइव किया था। तो हम मोमेंटम की कंजर्वेशन क्या लिखते हैं, m1 p1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अच्छा, अब यहां पर अपने क्या करना है कि दोनों जो मैसेज है वो सेम है, तो m1 m2 की जगह पर m लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह m लिख दूं तो ये हो जाएगा mv1 और ये हो जाएगा mv2। इसी तरह mv1 प्राइम और mv2 प्राइम। अच्छा, और एक और बात यह है कि यहाँ पर v1 प्राइम और v2 प्राइम भी क्या है, सेम है, क्योंकि वो कॉमन वेलोसिटी है ना, उसे हम v लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह क्या लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ, और ये मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, यहां से तो आप क्या कर लेंगे, m कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा v1 प्लस v2, एंड आफ्टर कोलिजन इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 2mv, क्योंकि मुझे v फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर m और m क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, ये वाला m इस m से क्या हो रहा है, कैंसिल। तो v मैंने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास v। अब जरा वैल्यूज पुट कर दें, v1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है क्या, 2, और v2 की वैल्यू क्या है, तो देखिए v2 की वैल्यू को अगर देखा जाए तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सेस। मैं इस चीज को अगर यहाँ पर प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी वो थी v1, जो कि था पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्यों पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 2 मीटर पर सेकेंड। जबकि जो दूसरी बॉडी है, उस दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है, जैसे मैं v2 कह रहा हूँ, वो है -1 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे कैसे पता चला ये माइनस में है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से करेंगे कि आपके पास जो स्पीड होगी उसे 2, और यहाँ पर लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1/2। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉमन वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अगर आपने साइन कन्वेंशन ना देखी तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। सोचो अगर मैंने -1 की जगह +1 लगाया होता तो ये 3/2 और आंसर क्या हो जाता, गलत। ये चीज आपने जरूर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं 0.5 kg बॉल ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड टू द राइट collides elastically with another ball of 3.5 kg which is initially at rest. Find velocities of both the balls after collision. अब देखिए, दो बॉल्स हैं, उनके मैसेज आपको उन्होंने दे दिए हैं, एक बॉल छोटी है एक बॉल बड़ी है। कैसे पता चल रहा है, मैसेज के मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, 0.5 kg और दूसरे का 3.5 kg। तो मैं अगर इनकी डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं कि मेरे पास एक मैस छोटा है और दूसरा मैस क्या है, बड़ा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो एक मैस है वो रेस्ट में है। तो मैं देखें यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये मैस है m1 और ये मैस है m2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये m1 है और ये है m2। कहते हैं अब 0.5 kg बॉल ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो m1 है वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और देखें टूवर्ड्स राइट कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि कहता है कोलाइड करता है अनदर बॉल के साथ जो कि रेस्ट में है, इसका मतलब v2 आपके पास क्या है, वो है 0, क्योंकि ये बॉडी क्या है, रेस्ट में। फिर कहते हैं फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन। तो आपने दोनों की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब v1 प्राइम एंड v2 प्राइम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमने केसेस पढ़े हुए, उन केसेस के अंदर जो हमारे पास फार्मूले गिवन थे उसमें हमें यही चाहिए होता है कि मैसेज गिवन हो और इनिशियल वेलोसिटीज गिवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 दोनों की वेलोसिटीज निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं फार्मूला जो है वो पुट करता हूँ और उसके अंदर हम सब्सटीट्यूशन कर देंगे। तो v1 प्राइम इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी v1, फिर प्लस 2m2 v2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले v1 प्राइम को फाइंड आउट कर लेंगे। मैसेज आपको पता है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो m1 की जगह है 0.5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 0.5 प्लस 3.5 और v1 की वैल्यू है 4, ये आपने लिख दिया। फॉर्मूले में अगर आप देखें v2 की वैल्यू 0 है, अगर v2 की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये हमारे पास जो टर्म है ये क्या हो जाएगी 0, और ये टर्म 0 का मतलब यही है कि आपके पास जो v1 प्राइम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर देखें m1 की जगह लिख देता हूँ, ये है 0.5 माइनस m2 की जगह क्या आ जाएगा 3.5, उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 3.5 और v1 की जगह क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, साथ में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या होगा 0.5 माइनस 3.5, तो आंसर क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय, और 0.5 प्लस 3.5 आंसर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर आपके पास क्या है 4। अब आप देखें ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो v1 प्राइम किसके बराबर आ गया -3। -3 मीटर पर सेकंड के। और यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको समझ आ रहा है किस वजह से आया है, क्योंकि रिकॉइलिंग हो रही है किसकी, बॉल की। टकराने के बाद वो बॉल क्या होगी, बाउंस बैक करेगी ना, तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं किस पर, v2 प्राइम पर। तो देखिए v2 प्राइम निकालने के लिए v2 प्राइम का फार्मूला पुट करते हैं, v2 प्राइम इज इक्वल्स टू 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर आप देखें तो v2 की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, इसका मतलब अगेन एक टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, यहीं पर 0 हो जाएगी। ये चीज आपने देखनी होती है, आपके केस में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में। ये 0 हो गया तो v2 प्राइम पे आ जाए, v2 प्राइम इज इक्वल्स टू 2। अब m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की वैल्यू है 0.5, यहाँ लिख दिया आपने 0.5। v1 की वैल्यू क्या है, वो है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 किसके बराबर था 4 के। अब आप देखें ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो v2 प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई सेकंड बॉडी की, जो कि क्या थी, रेस्ट में। ठीक है, चले लास्ट न्यूमेरिकल 3.8। कहते हैं a 17.5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड एट अ muzzle velocity of 582 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ गन। ये बुलेट की वेलोसिटी को जो है वो मुजल वेलोसिटी कहते हैं, और वो कहता है कि विद अ मास ऑफ 8 kg, ठीक है, एंड अ बैरल लेंथ ऑफ 75 सेंटीमीटर। उस बैरल की जो लेंथ है वो कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका डेटा यहाँ पे लिखता जाऊं, क्योंकि डेटा में यूज होगा, तो देखिए सबसे पहले मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, और उसकी वैल्यू है 17.5 ग्राम। अब देखिए ये 17.5 ग्राम क्योंकि हमारी ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे, किलोग्राम में। तो 17.5 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.0175 kg। ये आपके पास क्या आ गया, मैथ आ गया। फिर जो जब तक बुलेट को फायर नहीं किया गया उस वक्त इनिशियल स्पीड उसकी क्या है, vi 0 है, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट, और वो वैल्यू है 0, 0। ठीक है, उसके बाद मुजल वेलोसिटी यानी कि फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट जो है वो इन्होंने दे दी है, वो है 582 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट, और वो आपके पास है 582 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं जो मैस है गन का, मैस ऑफ गन वो है 8 kg, 8 kg। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ बैरल,
लेंथ ऑफ बैरल को हम यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ बैरल, इसे हम एल या फिर एस लिख देते हैं, जिसके अंदर ये बुलेट मूव की है, और वो 75 सेंटीमीटर है, इसे हम क्या लिख देते हैं 0.75 मीटर। ठीक है, ये आपके पास हो गया लेंथ ऑफ द बैरल। अच्छा, अब आप कैलकुलेट क्या क्या करना है, तो ये तो हो गया गिवन। रिक्वायर्ड क्या क्या है, तो इस चीज को हम ये कर लिखें, रिक्वायर्ड हमें क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने कहा हाउ लॉन्ग इज द बुलेट ट्रेवल्ड इन द बैरल। आपने बताना है कि उस बैरल के अंदर वो कितनी देर ट्रेवल की है, यानी कि वो टाइम फाइंड आउट आपने करना है। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं फाइंड द सॉरी व्हाट इज द फोर्स ऑन द बुलेट व्हाइल इट इज इन द बैरल, और कितनी फोर्स इस बुलेट पर लगी होगी जब वो कहां पर होगा, बैरल में। सी फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट व्हेन इट इज इन द बैरल। आपने इम्पल्स भी कैलकुलेट करना है उसका जब वो बैरल में हो। ठीक है, क्योंकि फोर्स लगती है ना फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इम्पल्स, जाहिर सी बात है अगर फोर्स निकाल लेंगे तो वो इम्पल्स भी आप क्या कर लेंगे कैलकुलेट। और लास्ट में फाइंड द बुलेट्स मोमेंटम एज इट लीव्स द बैरल, और आपने डी पार्ट के अंदर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है बुलेट का, मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये आपने क्या करना है कैलकुलेट करना। सही है। अच्छा, अब ये हो गए डेटा, ये हो गए रिक्वायरमेंट। अब आते हैं सोल्यूशन पर। तो देखिए सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा, टाइम कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। और क्योंकि एक्सेलरेशन अगर ना हो तो फिर मैं सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकता। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो वहां पर भी यही मसला है कि मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन लगाता हूँ 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, सब चीजें मुझे मौजूद है। ठीक है, गिवन है। तो मैं यहाँ पर ए निकालने के लिए ए को पहले आइसोलेट कर देता हूँ। तो फार्मूला बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। तो फिर a इज इक्वल्स टू, तो वी एफ की जगह पर आपने पुट कर देना है 582, ये कैलकुलेटर में लिखते जाएं, माइनस वी आई 0 डिवाइडेड बाय 2s की जगह 0.75। तो सॉल्व कर लें, यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 2258.16. 2258.16 .16. ये आ रहा जी है। इस आंसर में मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है, ये जी, क्योंकि वो 2.2, उसके अंदर वो 0.00 करके लिखा हुआ है। नहीं डेसिमल के बाद तो जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती वैसे, लेकिन इसके अंदर जी आंसर में थोड़ा सा मसला है। चले सॉल्व कर कर देखते हैं आगे ना, अगर आया तो, क्योंकि ये आंसर आना चाहिए था तकरीबन 2.2 एक्सपोनेंट 5 के करीब ना। अगर मैं डेसिमल को डिस्प्लेस करूं यहाँ से 1 2 3, तो ये तो 2.2 एक्सपोनेंट 3 आएगा। तो कहीं पे जी मिस्टेक है। ठीक है ना, दोबारा से इसे सॉल्व करें जरा, मैं भी करता जी हूँ। ये ब्रैकेट में 582 का स्क्वायर, फिर इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 × 0.75। ओके, जी, टू टू ये आ रहा है। फाइव अब तो वो हट गया है। हाँ 816, जी 225 816 आ रहा है। जी, तो फिर आई पहले थिंक क्या मैंने हुआ था ये, 0.75 में पॉइंट मिस कर दिया था शायद। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह नहीं हो सकता। चले, तो अब सही आंसर आ गया 225,816 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये सही है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया, हम टाइम फाइंड जी आउट कर सकते हैं।
तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर s आपके पास गिवन है 0.75, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पहली टर्म 0 हो गई, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है 225816 और t की जगह पर आपके पास क्या है, t हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें रीअरेंज करते हैं, अब 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से और डिवाइड करेंगे किससे, 225816 और फिर आपने इसका ले लेना है रूट, ठीक है ना, क्योंकि t के ऊपर स्क्वायर था। तो आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं t की वैल्यू क्या होगी। जी ये इसका फर्स्ट पार्ट है। 2.58 मल्टीप्लाई 10 - 3 2.58 एक्सपोनेंट माइनस मल्टीप्लाई जी 3, 10 -3। ठीक हो गया, एक्सपोनेंट माइनस 3 सही है बिल्कुल। तो ये आपके पास जो है वो पहला आंसर आ गया ए पार्ट। चल अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है फोर्स, ठीक है, याद रखेगा। तो अब हमने क्या जी करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है बी पार्ट में। तो देखिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं और वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, और फाइनल माइनस इनिशियल को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा जी, अब यहां पर m की वैल्यू है 0.0175 और वेलोसिटी आपके पास है 582 माइनस, और देखें m के साथ मैं vi मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ऑलरेडी 0 हो जाएगा। और टाइम हमने ऊपर फाइंड आउट किया और टाइम की वैल्यू है 2.58 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है। तो यहां से आप फोर्स निकाल सकते हैं। थ्री नाइन फोर 7.7। 3947, जी 3947 न्यूटन क्या कर लेगा, मेरे ख्याल में इसका आंसर 3917 के करीब है। 0 पर इस दफा मैंने वैल्यू सही डाली है। यही आ रहा। जी यही आ रहा है। अच्छा चले ठीक है, हो सकता है बुक में फिर मसला हो। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट। सी पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, इम्पल्स। यहाँ पर हमने निकालना है इम्पल्स। तो इम्पल्स हम कहते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम को, इम्पल्स। तो इम्पल्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जे, और ये बराबर होगा एम वी एफ माइनस एम वी आई के, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं तो एम वी एफ के लिए फिर से यही करूंगा 0.0175 और वी एफ आपके पास है 582 माइनस ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास सॉरी ये तो डिवाइड नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करके बता दें क्या आंसर है। टेन पॉइंट 185। 10.185, और क्योंकि इसकी यूनिट वही होती है जो मोमेंटम की है तो आंसर आ जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। ये आपके पास आंसर हो गया इम्पल्स का। चले लास्ट। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।